दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आसिफ ज़रदारी की लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। आसिफ ज़रदारी कितने पढ़े लिखे हैं और ये अपनी शरारतों की वजह से स्कूल में क्यों मशहूर थे, इनको कैडेट कॉलेज से क्यों निकाला गया, ज़रदारी ने कौन सी फ़िल्म में काम किया, ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान की दोस्ती कैसे हुई, आसिफ ज़रदारी पर करप्शन के कौन कौन से इल्ज़ामात लगे, इनको मिस्टर 10% क्यों कहा जाता था, ये इल्ज़ाम सबसे पहले किसने लगाया। जब ज़रदारी ने एक अमेरिकन बिजनेसमैन की टांग पर बम बांधकर लाखों डॉलर निकलवाए, इन्होंने कौन सी खुफिया शादी की और इस बीवी से पैदा होने वाले बच्चे का नाम क्या है, इन दोनों की पहली मुलाकात कौन से मनूस फ्लैट में हुई, इस फ्लैट की वजह से बेनज़ीर की मौत क्यों हुई, यही सब मौज़ूआत वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। ज़रदारी का बचपन। आसिफ अली ज़रदारी 26 जुलाई 1955 को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद हाकम अली ज़रदारी अपने कबीले के एक बासर आदमी थे। आसिफ ने कुछ अरसे तक कराची ग्रामर स्कूल से पढ़ा, फिर सेंट पैट्रिक कराची से मैट्रिक किया। वैसे इन्हें पढ़ाई में कम और यार दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। पढ़ते इतना ही थे कि बस इम्तहान पास कर जाए। बेटे के इस लावाबाली और खिलंडरी तबीयत से हाकम ज़रदारी बिल्कुल खुश नहीं थे। वो चाहते थे उनका इकलौता बेटा एक ज़िम्मेदार नौजवान बने। यही सोचकर उन्होंने मैट्रिक के बाद आसिफ अली ज़रदारी का दाखिला कैडेट कॉलेज पटारो में करा दिया, इस उम्मीद के साथ कि कैडेट कॉलेज वाले आसिफ को तीर की तरह सीधा कर देंगे। मगर वो यहाँ भी अपनी आदतों से बाज नहीं आए। दोस्तों के साथ मिलकर कैडेट कॉलेज की हिस्ट्री की पहली और शायद आखिरी स्ट्राइक करवा दी। बहरहाल किसी न किसी तरह 1974 में इंटरमीडिएट करने में कामयाब हो गए। कहा जाता है कि कैडेट स्कूल के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड बिज़नेस नामी किसी इदारे में भी पढ़ा है, लेकिन इनकी ग्रेजुएशन आज तक कंफर्म नहीं हो सकी। बचपन में आसिफ ज़रदारी ज़रा मोटे थे, लेकिन फिर भी बड़े फुर्तीले चालाक थे। हर वक्त दौड़ते भागते रहते। उनके करीबी दोस्त अंजम हुसैन शाह बताते हैं कि मेरे वालिद और हाकम ज़रदारी नवाब शाह जिम खाना में टेनिस खेलते थे। जब बाल पीछे चली जाती तो हम दोनों बच्चे गेंद पर लपकते और इसे दोबारा टेनिस कोर्ट में फेंकते। मैं आसिफ के मुकाबले में दुबला पतला था, फिर भी ज़्यादातर आसिफ ही गेंद तक पहले पहुंचता। इस जिम खाने में मिस्टर डी सोज़ा नामी खातून भी थी। इन्हें बच्चों में दौड़ के मुकाबले कराने का बड़ा शौक़ था और इधर आसिफ को जीत का जुनून था, इतना कि दौड़ में बच्चों को धक्के देकर भी खुद आगे निकल जाता। उसी ज़माने में आसिफ ज़रदारी ने एक पाकिस्तानी फ़िल्म मंजिल दूर नहीं में भी काम किया। ये फ़िल्म 29 नवंबर 1968 को रिलीज़ हुई, लेकिन बुरी तरह फ्लॉप हुई। ये फ़िल्म आसिफ ज़रदारी की खाला मलका सुल्ताना अफंदी ने बनाई थी। फ़िल्म के हीरो थे उनके शोहर हनीफ, और सोफिया नामी किसी खातून ने हीरोइन का किरदार अदा किया था। यानी एक तरह से ये ज़रदारी फैमिली फ़िल्म थी। सियासत में एंट्री। ज़रदारी ख़ानदान और पीपल पार्टी का रिश्ता बहुत पुराना है। हाकम ज़रदारी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बिल्कुल इब्तदाई सियासी दोस्तों में से थे। 70 के इलेक्शन में पीपल पार्टी के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन भी बने। कहा जाता है कि एक बार भुट्टो को हाकम ज़रदारी की किसी बात पर गुस्सा आ गया। भुट्टो तो थे भुट्टो, उन्होंने हाकम साहब की कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती कर दी। यहीं से दोनों की राहें अलग हो गई। हाकम ज़रदारी ने पीपल पार्टी छोड़ दी और ANP में शामिल हो गए। फिर लोगों ने वो मंजर भी देखा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद हाकम ज़रदारी ने जनरल ज़िया उल हक को अपने हाथ से अजरक पहनाई। ये तस्वीर आज भी ज़रदारी ख़ानदान को हांट करती होगी। ज़िया दौर में ही बेनज़ीर वतन वापस आ गई और हाकम ज़रदारी दोबारा पीपल पार्टी में शामिल हो गए। फिर दोनों ख़ानदानों का मेल जोल इतना बड़ा कि बात रिश्ते तक पहुंच गई। ज़रदारी की अजब करप्शन कहानी। शादी को सिर्फ एक ही साल गुजरा था कि बेनज़ीर भुट्टो पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बन गई और यूँ आसिफ ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गए। बेनज़ीर ने वज़ारत उज़्मा संभाल ली और ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि आसिफ ज़रदारी हेडलाइन में आना शुरू हो गए। कहा जाने लगा कि ज़रदारी शैडो वज़ीर-ए-आज़म है। किसी सरकारी ठेके सौदे की फ़ाइल की मंजूरी का रास्ता आसिफ ज़रदारी की टेबल से गुजर कर जाता था। वो मिस्टर 10% के नाम से मशहूर होने लगे। ये इस्तिलाह पहली बार 1988 में हेरल्ड मैगज़ीन ने शाया की थी। आपको पता है उस वक़्त हेरल्ड का एडिटर कौन था? जी हाँ, श्री रहमान, जो बाद में बेनज़ीर भुट्टो की करीबी साथी बनी। कहा जाता है कि मिस्टर 10% की ये इस्तिलाह श्री रहमान ही का कारनामा था। आप श्री रहमान को तो जानते ही होंगे। बेनज़ीर के दूसरे दौर में तो आसिफ ज़रदारी को मिस्टर 20 बल्कि मिस्टर 30% भी कहा जाने लगा। उन पर मुल्क से बाहर करोड़ों की जायदादें बनाने का इल्ज़ाम भी लगा। लंदन में मौजूद सरे महल का मीडिया में बड़ी देर तक चर्चा रहा।
पहले तो जरदारी इसकी मलकियत से इनकार करते रहे, लेकिन 2004 में अचानक इतराफ़ कर लिया कि सरे महल इनकी मलकियत रहा है। BBC ने सरे महल की कीमत 1 करोड़ पाउंड बताई थी। नवाज शरीफ के दूसरे दौर में जरदारी का बाल बाल मुकदमों में जकड़ा रहा, इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात लगते रहे। आसफ जरदारी पर कई बहुत बड़े और संगीन इल्ज़ामात भी लगे। मसलन साबिक़ चेयरमैन स्टील मिल सज्जाद हुसैन और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस निज़ाम अहमद के कत्ल और मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम, दुबई की ARY गोल्ड कंपनी से सोने की दरामद का इल्ज़ाम, हेलीकॉप्टरों की खरीदारी, ट्रैक्टरों की खरीदारी और फ्रांसीसी मेराज तैयारों की डील में कमीशन और किक बैक्स लेने का इल्ज़ाम। इन पर कई और संगीन मुकदमात भी बने। स्विस बैंकों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग और स्पेन में ऑयल फॉर फूड स्कैंडल भी जरदारी से जुड़ा। फिर ऐसी लिस्टें भी जारी हुई कि आसफ जरदारी ने हैदराबाद, नवाबशाह और कराची में कई हज़ार एकड़ कीमती ज़रई और कमर्शियल अराजी ख़रीदी है। स्विस बैंकों में 6 अरब डॉलर जमा कराने का इल्ज़ाम भी लगा। यही मामला है जिसमें स्विस हुकाम को ख़त न लिखने पर वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को अपनी वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी देना पड़ गई थी। एक ख़तरनाक इल्ज़ाम जरदारी पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि 1990 में एक बरतानवी बिजनेसमैन मुर्तज़ा बुखारी की टांग से बम बांध कर इनसे 7 लाख डॉलर निकलवाए। सन 1994 में पाकिस्तान ने फ्रांस से अगस्टा अब्दोज़ ख़रीदने का मायदा किया था। ये 1 अरब डॉलर की डील थी। इसमें भी आसफ जरदारी का नाम आने लगा। ये केस उस वक़्त दुनिया भर की नज़रों में आ गया जब 2002 में अगस्टा अब्दोज़ पर काम करने वाले 11 इंजीनियर्स एक खुदकश धमाके में हलाक हुए। फ़्रांस में तहकीकात हुई तो ये बात सामने आई कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि फ़्रांस के सियासतदानों बल्कि साबिक़ नेवल चीफ़ एडमिरल मंसूरुल हक़ के अकाउंट्स में भी भारी रकम ट्रांसफ़र हुई। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ तो मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो दोनों के कत्ल का इल्ज़ाम आसफ जरदारी के सर डालते रहे। इन इल्ज़ामात की वजह से जरदारी ने बहुत लंबी कैद काटी। वो GM सैयद के बाद पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने लगभग 11 साल जेल में गुजारे। कम ही लोग होते हैं जो इतनी बहादुरी से जेल काटते हैं। इसी वजह से आसफ जरदारी को मर्द हुर भी कहा जाने लगा और पाकिस्तान का मंडेला भी। नवाज शरीफ के दौर में तो जरदारी पर बहुत मुश्किल वक़्त गुजरा। इनके दोनों अदवार में आसफ जरदारी एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं निकले। 2006 में बेनज़ीर भुट्टो ने परवेज़ मुशर्रफ से NRO कर लिया और यूं जरदारी समेत कई सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमे ख़त्म हो गए। मगर जब इमरान खान की हुकूमत आई तो जेल एक बार फिर आसफ जरदारी का मुंतज़िर था। 15 साल बाद उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। इल्ज़ाम था जाली अकाउंट से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का। यहाँ तक कि मशहूर मॉडल गर्ल अयान अली भी गिरफ़्तार हुई। इन पर मुकदमा भी चला लेकिन वो बरी हो गई। जितना मीडिया पर चर्चा हुआ जरदारी की आलमी शोहरत बहुत ख़राब हुई। यहाँ तक कि 2010 में जब बतौर सदर बरतानिया गए तो ऐसे तबसरे हुए कि जरदारी से हाथ मिलाने के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कैमरून को अपनी उंगलियां गिन लेनी चाहिए। अप्रैल 2023 में नीदरलैंड के एक स्कूल की किताब ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रही जिसमें तालिब इल्मों को मज़मून लिखने के लिए दिया गया कि बताएं आसफ जरदारी को मिस्टर 10% क्यों कहा जाता है। डिच हुकूमत ने इस खबर की तस्दीक भी की लेकिन जवाब पेश किया कि स्कूल अपना निसाब बनाने में आज़ाद है। सदारत के आखिरी दिनों में आसफ जरदारी पर एक नया किस्म का इल्ज़ाम लगा। अफवाहें उड़ने लगी कि जब 2006 में जरदारी न्यूयॉर्क में रहते थे तब उन्होंने डॉक्टर तनवीर ज़मानी नाम की एक खातून से शादी कर ली थी। ये तक कहा गया कि तनवीर से इनका एक 4 साला बेटा भी है जिसका नाम सजावल है। हर तरफ शोर मच गया। उस वक़्त के सदारती तर्जुमान फरतुल्लाह बाबर और दूसरे पार्टी रहनुमाओं ने इस खबर की सख्ती से तरदीद की। इस ड्रामे का ड्रॉप सीन तब हुआ जब डॉक्टर तनवीर ज़मानी की दस्तावेज़ात सामने आई। इसके मुताबिक इनके शोहर हयात हैं और वो 4 बच्चों की माँ है। जब 2004 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आसफ अली जरदारी को रिहा किया तो वो न्यूयॉर्क चले गए। यहाँ वो जिस फ्लैट में रहे वो आसफ जरदारी बल्कि पूरी पीपल पार्टी के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। बकौल डॉक्टर तनवीर ज़मानी यही वो फ्लैट था जहाँ इनकी आसफ जरदारी से मुलाकात होती थी। इस स्कैंडल को एक तरफ रख भी दें तब भी इस फ्लैट से कुछ और वाक़यात भी जुड़े हैं। एक तो इलेक्शन 2018 के लिए जब आसफ जरदारी ने इलेक्शन कमीशन में कागजात जमा करवाए और अपने असासों की डिटेल दी तो इस फ्लैट का जिक्र गोल कर दिया। इस पर सियासी मुखालफों ख़ास तौर पर PTI ने इन्हें निशाने पर रख लिया। आसफ जरदारी को तब बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी
जब न्यूयॉर्क के महकमा ख़जाना ने तस्दीक की कि ये फ़्लैट जरदारी की ही मलकियत है। रिकॉर्ड के मुताबिक ये अपार्टमेंट 20 जून 2007 को ख़रीदा गया, लेकिन बाकायदा रजिस्ट्रेशन 7 दिसंबर 2007 को ही, यानी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के सिर्फ 20 दिन पहले। वैसे कुछ अर्सा बेनज़ीर भी इस फ्लैट में रही थी। 25 अप्रैल 2008 को कराची के अखबार दी न्यूज़ में एक ख़बर शाया हुई कि इस फ्लैट के बारे में ये बात मशहूर है कि जिसने भी इसे ख़रीदने की कोशिश की या ख़रीद लिया तो वो ज़िंदा नहीं बच सका। इस अपार्टमेंट को ख़रीदने के बाद कुछ ही अरसे में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई। साबिक़ मालकन सीमा ने भी इंकशाफ किया कि ये अपार्टमेंट इनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। उन्होंने दावा भी किया कि इस फ्लैट की ख़रीदारी की तमाम डील उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से की थी। खैर 10 अक्टूबर 2006 को इस बिल्डिंग में रहने वालों पर लर्ज़ा तारी हो गया जब एक छोटा त्यारा इमारत से टकरा गया। इस हादसे में 4 अफराद हलाक हुए। सीमा के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो की मौत के बाद वो ये बात सोचती रही कि ये फ़्लैट ख़ासा मनहूस साबित हुआ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।